हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट 26। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का नया चैप्टर पुष्पी पादपों की आकार की या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पौधे के कई भाग होते हैं, कौन कौन से? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स। ये सब पौधों के भाग होते हैं। पौधों के आकार की कुछ एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी या बाह्य स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर में विविधता पाई जाती है। समानताएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। इनका मुख्य कारण क्या है? इनका मुख्य कारण है पर्यावरण के अनुकूलन की वजह से कि कई सभी पौधों का एटमॉस्फेयर एक सा नहीं रहता। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ठंडी जगह पे ज़्यादा अच्छे से डेवलप होते हैं, कुछ गर्मी वाली जगह पे और कुछ दलदली भूमि पर अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। तो सबका अपना अपना नेचर होता है। जब हम किसी पौधे को उखाड़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौधे का कुछ भाग नीचे होता है और कुछ भाग ऊपर होता है। जो भाग नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। जो नीचे यानी भूमि के अंदर होता है, अंडरग्राउंड पार्ट्स होता है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं और या मूल तंत्र। और जो भूमि से ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम शूट सिस्टम या प्रोतंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। रूट यानी मूल या जड़ कैसी होती है जिससे कि पूरा पौधा टिका हुआ रहता है। तो पौधे द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकर के लंबे होने से किसका डेवलपमेंट होता है? प्राथमिक मूल बन जाती है। जैसे कि ये, इसको हम क्या कहते हैं? टैप रूट कहा जाता है। मूसला जड़ जो बन जाती है, इससे साइड से जड़ें निकलती हैं, इसको हम लैटरल रूट कहते हैं। तो क्या कहलाती है? मूसला मूलतंत्र कहलाती है, जैसे कि सरसों के पौधे में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं एक बीज पत्री, अभी ये द्विबीजपत्री की बात हो रही थी, यानी द्विबीजपत्री यानी इस तरह से चने को ले लीजिए। और एक बीजपत्री पौधों में क्या होता है? प्राथमिक मूल अल्पायु होती है, यानी कुछ समय के लिए होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकलते हैं, यानी इस तरह से बहुत सारी जड़ें निकल जाती हैं। मूल तने के आधार से निकलती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? झगड़ा जड़, क्योंकि एक दूसरे से उलझी हुई रहती हैं। इसका मेन उदाहरण क्या है? गेहूँ, क्योंकि गेहूँ मोनोकोटिलीडन होता है, यानी एक बीजपत्री इस तरह से देखने को मिलता है। इसको जब हम करेंगे तो ये दो भागों में बढ़ जाता है चना, लेकिन ये नहीं बढ़ता है। और कुछ पौधों जैसे घास, बरगद में मूलांकर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती, अपर पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, अन्य भाग से निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एडवेंटिटियस मूल्स कहते हैं या अपस्थानिक जड़ भी कहा जाता है। मूल तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य तो एक ही है, मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करना यानी एब्जॉर्प्शन करना, और उसके बाद पौधों की जड़ जो मजबूती है उसको बनाए रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियमकों का संश्लेषण करना। ये सब किसका कार्य होता है? रूट का। ये सब रूट सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं रूट या जड़ के क्षेत्र की, इसका किस किस एरिया में फैली रहती है? मूल का शीर्ष अंगुलित जैसा मूल गोप से ढका रहता है, यानी अपर पार्ट जो होता है अंगुली जैसे मूल गोप या रूट कैप से क्या होता है? ढका रहता है। जो इसकी ग्रोइंग रीजन है इसको क्या कहते हैं? मूल कैप, रूट कैप या मूल गोप। तो मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमी क्या होता है? क्रियाओं का क्षेत्र होता है, यानी यहाँ एलोंगेशन क्षेत्र है, ये दीर्घीकरण, जिससे कि ये बढ़ती है और दूर दूर से पानी का एब्जॉर्प्शन या जल का एब्जॉर्प्शन कर लेती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं और उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? कंडेंस्ड होता है, उनमें बार बार विभाजन होता है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित यानी जो पास में जो सेल्स होती हैं उनकी कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और मूल लंबाई को बढ़ाती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? एलोंगेशन एरिया या दीर्घीकरण क्षेत्र कहा जाता है। इस तरह से मूल रोम, ये रूट हेयर्स, रूट्स में जो हेयर्स पाया जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। और दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता पाई जाती,
सबका दीर्घीकरण क्षेत्र एक जैसा नहीं होता तथा मैचुरेशन यानी एलोंगेशन पार्ट जो है, मैचुरेशन पार्ट भी होता है। इस क्षेत्र में बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह रचनाएं मिलती हैं, जिसमें हमने आपको बताया हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम मूल रूप कहते हैं। मूल का रूपांतरण यानी जड़ों का रूपांतरण भी होता है। कैसे? जैसे आपने देखा हो कुछ पौधों की पादपों की मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार का क्या कर लेती हैं, रूपांतरण कर लेती हैं और अपने आप को उस तरह से कन्वर्ट कर लेती हैं। ये भोजन के संचय का कार्य भी करती हैं। रूट भोजन का संचय कर लेती हैं और अपने श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। जैसे कि गाजर तथा सलजम की मूसला मूल तथा सकरंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित कर लेती हैं और फूल जाती हैं उसी के कारण, या कि फूड का स्टोरेज कर लेती हैं और फूल जाती हैं। तो ये बरगद से लटकती हुई संरचनाएं भी उसे सहारा देती, प्रोप रूट कहा जाता है। और मक्का गन्ने की तने में सहारा देने वाली मूल तने की निचली गांठों से निकलती हैं। तो जो मक्का और गन्ना होता है उसमें भी जो आपने देखा होगा गन्ना इस तरह से पाया जाता है, तो उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे 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 निकले रहते हैं। तो वो कौन सी जड़ें होती है? अपस्थानिक जड़ होती है जो साइड से निकलती है। वो कुछ पौधों में जैसे कि राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में क्या होता है उगते हैं, उन्हें बहुत ही मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलते हैं। ऐसी मूल को श्वसन मूल भी कहा जाता है। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होते हैं। यानी जो राइजोफोरा है श्वसन के लिए ऑक्सीजन क्या होता है प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। आपने देखा ये सलजम है तो रूट, लेकिन क्या किया इसने फूड का स्टोरेज कर लिया, तो ये फूल गई और ये कन्वर्ट हो गई, इसका रूपांतरण हो गया। तो ये फ्रूट स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे कि गाजर है, शकरकंद है, ये सब क्या है? रूट है जो कन्वर्ट हो जाती है और एक तरह से भोज्य पदार्थ का रूप ले लेती है। ये किसका रूपांतरण होती है? जड़ का रूपांतरण। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी? तना की, यानी स्टेम। तो स्टेम की बात करें तो स्टेम क्या होता है? अक्ष का ऊपरी भाग यानी अपर पार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो तना है ये, तो इसे हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। यह अंकुरित बीज के भ्रूण से प्रांकुर से निकलता है। ठीक है, ये मूलांकर से निकल रही थी जड़, ये प्रांकुर से निकलता है, प्लीम्यूल से निकलता है और तने पर गांठ जैसी पोरियां पाई जाती, इस तरह से गांठ जैसी संरचना पाई जाती है। ये गांठें अंतस्थ तथा कक्षीय होती है, यानी डिवाइडेशन कर देती है एक पार्ट दूसरा पार्ट। जब तना शैशवावस्था में होता है यानी अर्ली स्टेज में होता है, तब वह प्रायः ग्रीन होता है और बाद में कैसा हो जाता है? वुडी हो जाता है, लकड़ी का रूप ले लेता है एक तरीके से, तथा गहरे भूरे रंग का हो जाता है। आपने देखा होगा शुरुआत में जब पौधे होते हैं अपनी प्राइमरी स्टेज में होते हैं तो ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं, उसके बाद क्या होता है? भूरे रंग का स्टेम कन्वर्ट हो जाता है जब वो मैच्योर स्टेज में आ जाता है। यह पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है यानी कंडक्शन करता है। कुछ तने भोजन संग्रहण करने, सहारा देने, सुरक्षा और कायक प्रवर्धन करने का भी कार्य करते हैं। यानी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से, ये सहारा देने के अतिरिक्त और भी कार्य करता है। अब तने का रूपांतरण, तने का भी रूपांतरण होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रूट का क्या रूपांतरण होता है, उसी तरह से तने का भी रूपांतरण होता है। तने सदैव आशा के अनुसार प्रारूपी नहीं होते, वे विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। आलू, अदरक, हल्दी, ये सब क्या है? तने का रूपांतरण है। आलू है तो तना, लेकिन इसका एक रूपांतरण है। अदरक, हल्दी और जमीकंद, अरवी, ये सब भूमिगत तने होते हैं, जो भूमि के अंदर तो होते हैं, लेकिन किसका रूपांतरण होते हैं? तने का। भूमिगत पार्ट है लेकिन तने का रूपांतरण होते हैं। तने के प्रतन या कक्षीय कली से निकलते हैं, यानी जो एक्सिलरी वर्ड्स होती हैं उनसे निकलते हैं इस तरह से। आलू भोज्य पदार्थ है लेकिन क्या है? तना, अरवी, अदरक। अब हम बात करते हैं पत्ती की।
तो पत्ती की संरचना कैसी होती है? पत्ती देखने में तो बड़ी ही सिंपल सादा दिखाई देती है, लेकिन पत्ती का ये पार्ट क्या कहलाता है? लेमिना, यानी स्तरिका कहते हैं जैसे। तो हर सभी पत्तियों की लेमिना अलग अलग तरीके की होती है। पत्ती में स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं और ये पेट्यूल होता है। कुछ पत्तियों में पेट्यूल नहीं होता है तो वो सेसाइल कहलाती हैं, डंठल नहीं पाया जाता है। यानी लीफलेट, लीफ बेस होता है जिसे हम पत्राकार कहते हैं, और एक्सिलरी वर्ड्स इसमें निकली हुई होती हैं। इसका मेन डिस्क्रिप्शन हमने अच्छी तरह से अपनी प्लांट टेक्सोनॉमी की क्लास में पढ़ रखा है। तो पत्ती कैसी होती है? लेटरल चपटी होती है, चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी हुई रहती है। यह गांठ पर लगी होती है। इसके कक्ष में कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा से विकसित हो जाती है। पत्तियां प्रोह के शीर्षक मेरिस्टेम से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? एपिकल मेरिस्टेम से। ये पत्तियां अग्र अभिसारी रूप में लगी रहती हैं। कैसे? एक्रोपेटल ऑर्डर्स में, यानी आगे की ओर लगती जाती हैं या घुमावदार स्थिति में लगती हैं। इनका अरेंजमेंट अलग होता है। प्लांट टैक्सोनॉमी की क्लास जो मेरी प्लेलिस्ट में है अभी, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें पत्ती का डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छे से मैंने कराया है, उसमें जाकर आप देखिए। तो ये पौधों में बहुत ही महत्वपूर्ण कैसा पार्ट होता है? वेजिटेटिव अंग होता है, क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती है। ये प्रारूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं: पर्णधार, पर्णवृंत और स्तरिका। कौन कौन सी? पेट्यूल, लेमिना और लीफ बेस या लीफ ब्लेड, इसको हम कहते हैं। पत्ती की पर्णधार की सहायता से ही तने से जुड़ी रहती है, यानी पेट्यूल की सहायता से ही इससे जुड़ी रहती है। अगर पत्ती में ये पेट्यूल पाया जाता है तो इसको पेट्यूलेटेड कहते हैं, और नहीं पाया जाता है तो इस पत्ती को, अगर पत्ती मान लीजिए कि तने से डायरेक्ट इस तरह से जुड़ी है तो इसको सिसाइल पत्ती कहते हैं। वो कभी कभी ये इसका लेमिना जो रहता है इस तरह से होता है, कटाव इसका, और कभी कभी प्लेन होता है। तो पत्तियां भी कई प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी पत्ती में पत्ती कई प्रकार की होती हैं। पत्तियों में वेनिशन पाया जाता है जिसे हम श्रावन्यास भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिल रही है। ये समांतर जैसे कि केले में होता है, और इस तरह से पत्ती रेटिकुलेट वेनेशन। पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। जब सिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती हैं तो इसे जाल का सिरा विन्यास यानी रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, जैसे कि ये। और ये किस में पाया जाता है? द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधे जैसे कि चना, मटर। और जब सिरिकाएं समांतर होती हैं तो उसे समांतर सिरा विन्यास यानी पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। तो यह जो विन्यास होता है तो ये कैसा होता है? ये कौन कौन किस में मिलता है? ये मिलता है एक बीजपत्री पौधे जैसे कि गेहूं, या फिर हम कह सकते हैं केले में। तो पत्ती के प्रकार: जब पत्ती की स्तरिका अछिन्न अथवा कटी हुई होती है लेकिन कटाव मध्य सिरा पर नहीं पहुंच पाता है, तब वह सरल या कंपाउंड या सिंपल लीफ कहलाती है। जब स्तरिका कटाव मध्य सिरा तक पहुंचे और वह पत्रकों में टूट जाती है तो उस पत्ती को क्या कहते हैं? संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल तथा संयुक्त पत्तियां दोनों में पर्णवृंत की कक्ष कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों में कक्ष कली नहीं होती है। मतलब कंपाउंड जो लीफ होती है वो अलग तरीके की होती है। कंपाउंड लीफ 2 प्रकार की होती है: पिच्छाकार। संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण जैसे कि नीम, जैसे कि इस तरह से नीम, ये कौन सी लीफ है? ये कंपाउंड लीफ है। और हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु पे पर्णवृंत की चोटी से जुड़े हुए हैं, जैसे सिल्क कॉटन, इस तरह से। यानी पामेटली कंपाउंड और पिन्नेटली कंपाउंड इस तरह से होती है। और सिंपल लीफ जो साधारण लीफ होती है इस तरह से ये जुड़ी हुई होती है। ये इसमें डिवाइडेशन नहीं होता, ये सिंपल लीफ कही जाती है। नेक्स्ट, पर्णविन्यास। तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यासित रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं, यानी एक तरीके से अरेंजमेंट हम जिसे कहते हैं, या फिलोटैक्सी जिसे हम कहते हैं। इसका पैटर्न किस तरह से पत्तियां लगी रहती हैं। कभी कभी ये जैसे कि इसका किस तरह से इधर जुड़ी है, अल्टरनेट पाया जाता है, या घुमावदार वल रूप होती है, किस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। जैसे कि
तने में यह 3 प्रकार का होता है, एकांतर यानी अल्टरनेट, सम्मुख और चक्करकार। अल्टरनेट, अपोजिट और बर्ल्ड यानी एक दूसरे के अपोजिट पाई जाती है और बर्ल्ड पाई जाती है, या फिर कौन सी, सम्मुख या अपोजिट डायरेक्शन में पाई जाती है। एक दूसरे, एक पत्ती इधर और एक पत्ती इधर, एक घुमावदार होती है और एक अपोजिट, अल्टरनेट और बर्ल्ड। 3 तरह से ये पत्तियों का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। एकांतर के परिविन्यास में अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है, यानी एक इस तरफ लगी रहती है और एक इस तरफ लगी रहती है। जैसे कि उदाहरण क्या है इसके, गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी। सम्मुख प्रकार के परिविन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे को सम्मुख होती है, यानी एक दूसरे के सम्मुख, यानी कह सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसका उदाहरण कैलोट्रोपिस और अमरूद। इस तरह से यदि एक ही गांठ पर 2 अधिक पत्तियां निकलती हैं और वे चारों ओर चक्कर खाती हुई उनका अरेंजमेंट होता है, जैसे कि ये चंपा, तो ये चारों तरफ पत्तियां दिख रही हैं घुमावदार, जैसे कि आपने देखा होगा कनेर, कनेर में भी घुमावदार यानी वर्ल्ड फॉर्म में पत्तियां पाई जाती हैं। अब रूपांतरण, अभी हमने पढ़ा था रूट का रूपांतरण यानी जड़ का रूपांतरण, फिर पढ़ा हमने तने का रूपांतरण, अब हम पढ़ेंगे पत्ती का रूपांतरण। तो पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी रूपांतरित किया जाता है। वे अपने चढ़ने के लिए प्रतान में जैसे मटर और रक्षा के लिए सूल कांटों जैसे कैक्टस में परिवर्तित हो जाती, यानी जब पत्तियों को जब जैसी जरूरत पड़ती है कि अब वो कांटे की यानी स्पाइनी फॉर्म में आ जाए तो वो स्पाइनी फॉर्म में आ जाती हैं, जब उन्हें जरूरत पड़ती है मासल फॉर्म में आ जाए तो वो मासल फॉर्म में आ जाती हैं। प्याज, लहसुन को गूदीदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है। तो प्याज क्या है, एक तरीके से लीफ है जो स्टोर कर लेती है और क्या, किसका रूपांतरण, एक भोज्य पदार्थ का रूपांतरण कर लेती। कुछ पौधों में ऑस्ट्रेलियन अकेशिया पत्ती छोटी तथा अल्पायु होती है। इन पौधों में पर्णवृंत फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। कुछ कीटाहारी पादपों में पत्ती घड़े जैसे आकार की रूपांतरण ले लेती, जैसे कि हमने एक पौधा पढ़ रखा है घटपर्णी या कलश पौधा। इस पौधे में क्या होता है, ये इस तरह से होता है और इसमें ऊपर से ये ढक्कन लगा रहता है, तो ये पत्ती का रूपांतरण है और इसमें कीट आते हैं तो अंदर चला जाता है, ये ढक्कन अपने आप लग जाता है। तो ये किसका रूपांतरण है, पत्ती का रूपांतरण है। नेक्स्ट, पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस या फूलों के लगने का क्रम जिसे हम कहते हैं। फूल एक रूपांतरित प्रो है या जहां पर प्रो का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है, यानी इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम जिसे हम कहते हैं। पोरियों में नहीं बढ़ती, अक्ष दबकर रह जाते हैं, यानी इस तरह से फूलों का अरेंजमेंट होता है। ये 3 में लगे हैं, ये सिंगल लगा है, एक्सिलरी लगा है, ये साइड में लगा है, यानी लेटरल फ्लावर्स लगते हैं। जब प्रो शीर्ष फूल में परिवर्तित हो जाते हैं तब वह सदैव अकेला रहता है। कैसा रहता है, अकेला, यानी एक्सिलरी, सिंगल। और पुष्पी अक्ष पर फूलों के उगने के क्रम को क्या कहते हैं, फूलों के उगने को क्रम कहते हैं पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस। सीड्स का फूल में परिवर्तित होना तथा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम को 2 प्रकार से बांटा गया है, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। कौन कौन से, असीमाक्षी और ससीमाक्षी, 2 भागों में बांटा गया है, साइमोज और रेसिमोज। तो असीमाक्षी जो प्रकार के पुष्प होते हैं उनमें प्रमुख अक्ष में सतत वृद्धि होती ही रहती है और फूल पार्श्व में एक्रोपीटल यानी अग्र अभिसारी क्रम में लगे हुए रहते हैं, यानी आगे की ओर लगे हुए कह रहते हैं। इसमें जो रेसिमोज है उसमें जो पुष्पक्रम है एक्सिस कंटिन्यूस ग्रो करती जाती है और बॉल लेटरल जो एक्रोपीटल सक्सेशन में यानी एक्रोपीटल पैटर्न में लगे रहते हैं, किसमें, रेसिमोज फॉर्म में। और ससीमाक्षी यानी साइमोज जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, कि नहीं, अपर पार्ट पर, इस तरह से। किसमें, ससीमाक्षी में, नहीं साइमोज में अपर पार्ट पर फूल लगता है और फूल तलाभिसारी क्रम में लग जाते हैं। कौन से, तलाभिसारी क्रम में, यानी तलाभिसारी यानी बैशी पीटल फॉर्म में।
और ये कौन सा है, ये एक्रोपेटल फॉर्म में इसमें लगते हैं, एक्रोपेटल फॉर्म में लगते हैं, जैसे कि ये असीमाक्षी और ससीमाक्षी। इसमें अपर पार्ट में फूल लगता है, उसके साइड में निकलते हैं, किसमें, ससीमाक्षी यानी साइमोज में, और असीमाक्षी यानी किसमें, रेसिमोज में क्या होता है कि फूल लगते हुए चले जाते हैं इस तरह से। तो ये फूलों के लगने का क्रम होता है। पुष्प, अब फूल की हम बात करते हैं तो फूल कैसा होता है, फूल एंजियोस्पर्म में पुष्प एक महत्वपूर्ण संरचना होती है जो कई पार्ट्स से मिलकर बनी रहती है, जैसे कि पुमंग यानी एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला, कैलिक्स और पुष्पवृंत यानी एक तरीके से क्या कहते हैं इसको, पेट्योल या पेडिकल, पेडिकल कहते हैं इसको। तो ये है कैलिक्स, करोला, पुमंग, जायंग। कैलिक्स तथा करोला सहायक अंग होते हैं किसके, फूल के, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोसियम इसके सेक्सुअल पार्ट होते हैं। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स तथा करोला कोई अंतर नहीं होता है, सेम पाए जाते हैं। इन्हें परिदल पुंज या पेरियंथ कहते हैं। जब कैलिक्स और करोला सेम फॉर्म में पाए जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। टैक्सोनॉमी में इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। जब फूल में पुमंग और जायंग की बात हो रही थी, पुमंग तथा जायंग, यानी ये मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, जायंग यानी गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं या उभयलिंग। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा अंडक हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। असम्मिति यानी सिमेट्री, सिमेट्री की बात करें तो त्रिसम्मित या एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक जो होता है उसका मतलब होता है इसको यहाँ से बांटे या यहाँ से बांटे या यहाँ से बांटे तो पुष्प दो भागों में बढ़ जाता है। लेकिन जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, एक इधर से ही बांटेंगे, एक केंद्र से, तभी वह दो भागों में बटेगा। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो उसे त्रिज्य सम्मति यानी एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे सरसों, धतूरा, मिर्च। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्जा समतल से ही दो समान भागों में तो उसे एक व्यास सम्मिति यानी जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, जैसे कि मटर, गुड़मुहर, सेम, कैशिया आदि। जब कोई पुष्प बीज से किसी भी ऊर्जा समतल से दो भाग समान भागों में ना हो तो उसे असम्मित यानी एसिमेट्रिक कहते हैं, इरेगुलर कहते हैं, जैसे कि कैना। फ्लावर कैसा होता है, तृतीय, चतुष्टयी या पंचतयी यानी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। when the flower appendages are in the multiple of 3, 4, 5 respectively, यानी इसके अपेंडिज कितने पाए जाते हैं, यानी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पंचमय यानी पेंटामेरस में पुष्प अंग कितने पाए जाते हैं तो उसके आधार पर इसको बांटा गया। जिस पुष्प में सहपत्र यानी ब्रैक्टिएट पुष्पवृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां जैसी संरचना पाई जाती है उन्हें हम सहपत्री या ब्रैक्टिएट कहते हैं। तो इस जिसमें सहपत्र नहीं होते हैं उसे हम इब्रैक्टिएट कहते हैं। पुष्पवृंत पर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम की सापेक्ष स्थिति के आधार पर हम इसको हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस कहते हैं। अब हाइपोगाइनस में क्या होता है, जायांग, गाइनोशियम सर्वोच्च स्थान पर होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं। ऐसे फूलों में जो ओवरी होती है ऊर्ध्ववर्ती होती है। इनके सामान्य उदाहरण सरसों और गुड़हल। यानी इसमें क्या होता है, जो ऊपर की तरफ पाई जाती है, जो ओवरी होती है वो ऊपर की तरफ पाई जाती है, बाकी सब ऑर्गन इसके नीचे की तरफ पाए जाते हैं, जैसे कि इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस। अब परिजायांगता यानी परिजायांगता हमको क्या कहते हैं, पेरीगाइनस। इसमें क्या होता है, पुष्प अन्य पुष्प भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं। ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं तो इसको हम अधोवर्ती या हम क्या कहते हैं, पेरीगाइनस कहा जाता है। जैसे कि ये ऊंचाई पे होते हैं या बराबर होते हैं, इसमें तो नीचे की तरफ से हो रहे हैं तो इसको हम पेरीगाइनस कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है, पल्म, गुलाब, आड़ आदि। अधिजायांगता इसमें क्या है, एपीगाइनस। इसमें फूल के अन्य भाग ओवरी के ऊपर उगते हैं तो ऊपर के इसके ओवरी के सर पे ही उग जाते हैं तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अधोवर्ती होता है। इसके उदाहरण सूरजमुखी,
अमरूद, घिया आदि होता है तो इसको हम कहते क्या है, इपीगाइनस कहते हैं। यानी इपी यानी ऊपर और हाइपो यानी नीचे और पेरी यानी बीच में, ऊपर बिल्कुल बराबरी से हो सकता है या उसके नीचे से यानी साइड से निकल सकते हैं। नेक्स्ट, अब पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं? इसके 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स, जब कैलिक्स की बात करें, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या होता है? कैलिक्स होता है। इसकी इकाई को बाह्यदल कहते हैं यानी कैलिक्स कहते हैं। जब प्रायः बाह्यदल हरी पत्तियों की तरह होता है, कली की अवस्था में फूल की रक्षा करता है, तो कैलिक्स कैसा होता है? संयुक्त बाह्यदली होता है। और तथा पृथक पृथक होता है तो मुक्त बाह्यदली होता है। तो जो कैलिक्स होता है, जब ये जुड़े हुए होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? गैमोसेफलस कहते हैं। जुड़े हैं तो गैमो और फ्री हैं तो पॉली, तो इन्हें पॉलीसेफलस कहते हैं। अब करोला की बात करें तो करोला को अभी इसी तरह से है, जब जुड़े हुए होते हैं तो इसे गैमो पेटलस कहा जाता है, क्योंकि करोला को पेटल्स कहा जाता है और कैलिक्स को सेपल कहा जाता है। इसकी सेपल इकाई होती है और इसकी पेटल के नाम से जानते हैं। तो इसे पॉलीपेटलस यानी एक दूसरे से फ्री है और गैमोपेटलस यानी एक दूसरे से जुड़ा है। तो पौधों में करोला की आकृति रंग बिरंगी होती है। जब ये कभी कभी घंटाकार भी होते हैं, घंटाकार, कीप के आकार, कई तरह की पत्तियां, कई तरह के जो करोला होते हैं, करोला पाए जाते हैं इनकी पत्तियों का। यदि कहें रंगीन भाग जो होता है तो कई आकार का हो सकता है। और पुष्प दल विन्यास के प्रमुख कोर स्पर्शी व्यास है, कोर, छादी, वैक्सिलरी, यानी इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है कि इसमें करोला एक दूसरे को छूते सिर्फ हैं तो इसको वेलवेट कहते हैं। और ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे का किनारा दबाते हुए वर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसको ट्विस्टेड कहते हैं। और जब एक पार्ट पूरा अंदर है और एक बाहर है तो इसकी पोजीशन अलग होती है, तो ये इम्ब्रिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्ब्रिकेट कहलाता है, यानी कोर छादी। इसके बाद जब इसका, तो ये बैक्सिलरी कहलाता है, इसका ये पहला भाग अंदर की तरफ होता है, ये पेटल इस तरह से और इनका अरेंजमेंट पाया जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये वैक्सिलरी फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, जब एंड्रोशियम की हम बात करें तो पुमंग जो है, जब हम एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। किससे बना होता है? स्टेमन से बना होता है। किससे? पुमंग पुंकेश्वर से बना होता है, यानी स्टेमन से फॉर्म होता है। किससे? स्टेमन से बना हुआ। प्रत्येक पुंकेश्वर जो फूल के नर जनन अंग होते हैं, जो एक तंतु या परागकोश होता है, इस तरह से ये पुमंग है, यानी ये स्टेमन से बना हुआ होता है। प्रत्येक परागकोश प्रायः 2 पाले यानी बाइकार्पलरी, और प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, यानी पॉलन ग्रैंड पाए जाते हैं। बंध पुंकेश्वर जनन करने में असमर्थ होते हैं, यानी स्ट्राइल, तो इनमें जनन करने की या रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं पाई जाती है, इसे स्टिमिनॉइड कहते हैं। पुंकेश्वर जब फूल के अन्य भागों में जैसे दल यानी कोरोला अथवा आपस में ही जुड़ जाते हैं, जब पुंकेश्वर दल से जुड़े हुए होते हैं, यानी कोरोला से जुड़े होते हैं, तो इसे दल लग्न या इपीपेटलस कहते हैं, जैसे कि बैगन में पाए जाते हैं। और यदि परिदल पुंज से जुड़े हों और उसे परिदल लग्न कहते हैं, यानी इपीफिलिस कहते हैं, जैसे कि लिली। और फूल में पुंकेश्वर मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं स्टेमन, तो इसे क्या कहते हैं? बहुपुंकेश्वरी यानी मल्टी स्टेमन कहते हैं। और जब अथवा जुड़े हो सकते हैं, पुंकेश्वर एक गुच्छे के रूप में भी हो सकते हैं, बंडल के यानी एक संगी हो सकते हैं गुड़हल में जैसे कि, और अथवा 2 बंडल में होते हैं, 2 बंडल में भी पाए जाते हैं। और मोनोडैल जिसे हम कहते हैं, जब सिंगल होते हैं मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, और इस तरह से हम इसको कहते हैं पॉलीडेल्फस, जब बहुसंगी होते हैं, जैसे सिट्रस में पाया जाता है, यानी नींबू। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता भी पाई जाती है, जैसे सैल्विया और सरसों में। नेक्स्ट, अब जब जायांग की बात करें हम, जायांग यानी फीमेल पार्ट, अभी हमने मेल पार्ट की बात करी है, फीमेल पार्ट की बात करते हैं। जायांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं। कैसे होते हैं? मादा जनन अंग होते हैं।
ये एक अथवा अधिक अंडक से मिलकर बनते हैं, यानी एक या अधिक अंडक से मिलकर बनते हैं। यानी एक जायंग फूल का फीमेल पार्ट होता है जो एक या अधिक अंडक से मिलकर बनता है, यानी कार्पल से मिलकर बनता है। और अंडक यानी कार्पल 3 भाग से मिलकर बनते हैं, वर्तिकाग्र और अंडाशय यानी ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है और परागकण को ग्रहण कर लेती है। और इस तरह से प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे, गूदेदार या बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। इस तरह से जायंग पाया जाता है। इसका जो ओवरी और जो फिलामेंट और जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जब एक से अधिक कार्पल होते हैं तब ये मुक्त हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब, कमल। और जब उक्तांडपी होते हैं नहीं अपोकार्पस होते हैं। जब अंडक जुड़े होते हैं जैसे मटर तथा टमाटर तो इसे सिनकार्पस कहते हैं। जब मुक्त होते हैं तो इसे अपोकार्पस, जब जुड़े होते हैं तो इसे सिनकार्पस कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड से बीज, जो बीजांड होता है उससे बीज तथा अंडाशय से फल बनते हैं। और अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को क्या कहते हैं? प्लासेंटेशन कहते हैं। इस तरह से इनके बीज का लगने का क्रम होता है तो इसे प्लासेंटेशन कहते हैं। इस तरह से जुड़े रहते हैं। और कौन कौन सा होता है? सीमांत, स्तंभीय, वित्तीय, आधारीय, यानी कई प्रकार का पाया जाता है। यानी मार्जिनल, पैराइटल और एक्साइल बीजांडासन पाया जाता है। तो जब बीजांडासन अक्षीय होता है और बीजांड यानी ओव्यूल बहुकोष्ठीय ओवरी पर लगे रहते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं? स्तंभीय कहते हैं। इसका उदाहरण गुड़हल, टमाटर, नींबू क्या होता है? इसका उदाहरण गुड़हल, टमाटर तथा नींबू। तो ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभीय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभीय कहते हैं। स्तंभीय मतलब ये इससे जुड़ा हुआ होता है। अब भित्तीय, अब सीमांत में क्या होता है? सीमांत में बीजांड से अंडाशय के अधर सीवन के साथ साथ कंटक बनाता है। बीजांड कंटक पर स्थित होता है तो कतारें बनती हैं, जैसे कि मटर। ये बिल्कुल किस पे होता है? मार्जिन पर पाया जाता है तो क्या बनती हैं? कतारें बन जाती हैं एक तरीके से, तो इसे मार्जिनल कहते हैं। और जब सीमांत की बात करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? एक्साइल प्लासेंटेशन कहते हैं। और भित्तीय बीजांड में भित्तीय बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर जब परदीय भाग में लगे रहते हैं तो अंडाशय एक कोष्ठक होता है, लेकिन आभासी पट बनने के कारण 2 कोष्ठक हो जाता है, यानी बाइकार्पलरी हो जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे क्रूसीफॉर्म। और जब बीजांड केंद्रीय अक्ष में होते हैं तो यह पुट्टीय नहीं होता है, यानी ये बटा हुआ नहीं होता है। और डायंथम यानी प्रिमरोज, इस प्रकार का बीजांड मुक्त स्तंभीय होता है, मुक्त यानी फ्री सेंट्रल पाया जाता है। और बेसल इस तरह से किनारे से जुड़ा हुआ होता है। अब हम फल की बात करें। फल एक मैच्योर ओवरी होती है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे अनिषी यानी पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। फल एक भित्ति अथवा फल भित्ति बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क होती है अथवा गूदेदार हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी तथा गूदेदार होती है तो उसमें बाहरी भित्ति भी होती है या बाह्य फल भित्ति कहते हैं, जिसे हम आउटर लेयर कहते हैं। मध्य फल भित्ति होती है, वो भीतरी और अंतः फल भित्ति कहते हैं, जिसे हम जैसे आम है, नारियल है, फल के प्रकार को हम ड्रूप कहते हैं। आम और नारियल किस फल में आते हैं? ड्रूप में आते हैं। यह एक फल एकांडपी होते हैं यानी मोनोकार्पलरी होते हैं, ऊर्ध्ववर्ती होते हैं, सुपीरियर होते हैं, अंडाशय से विकसित होते हैं। इसमें एक बीज होता है।
आम में फल भित्ति वह फल भित्ति गूदेदार तथा खाने योग्य मध्य फल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली अंतः फल भित्ति के सुस्पष्ट रूप से विभेदित होती है। ये इसकी बाह्य फल भित्ति होती है और मध्य फल भित्ति ये वाली है जो खाने योग्य होती है, और इसका ये बीज होता है। इसी तरह से इसका बीज नारियल का ये वाला पार्ट होता है। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमय होती है। नेक्स्ट, जब हम बीज की बात करते हैं तो निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनते हैं। ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। बीज में प्रायः एक आवरण होता है यानी एक कवरिंग होती है तथा एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो पार्ट यानी जो प्राइमरी स्टेज होती है वो पाई जाती है। जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक मूलांकर एक भ्रूणीय अक्ष से यानी एम्ब्रियोनिक एक्सिस जो रहती है उससे तथा एक अथवा दो बीज पत्र यानी कॉटिलिडन्स होते हैं। जैसे कि इस तरह से आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये बीजावरण यानी कवरिंग पाई जाती है। जैसे चना रहता है तो चने के ऊपर एक लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बीजावरण कहते हैं। उसके नीचे एक छोटा सा हिस्सा पाया जाता है जिससे बीजांड द्वार या नाभिका कहा जाता है। क्या कहा जाते हैं, इस नाभिका को कहते हैं हम हीलियम, जिससे एक खांच जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और ये जो बीजांड द्वार जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल। और कॉटिलिडन, जब हम चने की ऊपर की कवरिंग हटाते हैं तो दो कॉटिलिडन में बट जाता है यानी दो हिस्सों में बट जाता है। तो अलग अलग करते हैं तो बीज का जो हिस्सा रहता है एक उभरा हुआ पार्ट दिखता है जिसे हम मूलांकर या रेडिकल कहते हैं। और बिल्यूम्यूल, ऊपर की तरफ अपर पार्ट जो रहता है उसका बिल्यूम्यूल कहलाता है और नीचे का पार्ट रहता है जो रेडिकल कहलाता है या मूलांकर कहलाता है। तो ये तो हो गई बीज की बात। तो क्या होता है, बीज के ऊपर एक आवरण होता है जिसे हम बीजावरण कहते हैं। वो एक खांच जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम हीलियम कहते हैं। तो जो इसकी लेयरिंग रहती है इसमें डबल लेयर रहता है जो आउटर। अब डबल, जब हम डाइकोटिलिडन की बात करते हैं तो इसमें दो आवरण होते हैं, एक बीज चूल कहलाता है या टेस्टा कहलाता है, और एक इनर लेयर होती है जिसे हम टैगमेन कहते हैं। यानी टेस्टा और टैगमेन दो स्ट्रक्चर इसके पास, दो कवरिंग इसमें पाई जाती हैं। और बीज पर एक छत चिन्ह की जब हमने बात की, किसकी, हीलियम कहा जाता है, जिसे वो ऊर्ध्व दिखाई देता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसी हीलियम के द्वारा ही बीज फल से जुड़ा रहता है। जब हम चने का हिस्सा देखते हैं आगे का, चना जो रहता है किस तरह से ज्वाइंट रहता है, जिसे हम नाभिका या हीलियम कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका या हीलियम होता है जो ऊपर एक छिद्र के जैसा दिखाई देता है, जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। वो क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहलाता है। बीजावरण हटाने के बाद अब बीज पत्रों के बीज भ्रूण को देखते हैं। एम्ब्रियो की जो बात की जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल पाए जाते हैं। बीज पत्रों में भोज पदार्थ क्या होता है, संचित होता है। अक्ष के निचले जो नुकीला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। मैंने आपको डायग्राम में स्पष्ट किया है कि जो नीचे का नुकीला पार्ट रहता है, नीचे का हिस्सा रहता है, उसे हम मूलांकर कहते हैं, और जो अपर पार्ट रहता है उसको हम प्लूम्यूल या प्रांकुर कहते हैं। एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म रहता है वो भोजन संग्रह का कार्य करने वाला ऊतक या टिश्यू होता है। वह डबल फर्टिलाइजर के फलस्वरूप बनते हैं, जैसे कि चना है, सेम है, मटर है, ये सब क्या है, डाइकोटिलिडन ही है। एंडोस्पर्म है, पतला है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी भी कहलाते हैं, जबकि अरंड में यह गूदेदार होता है। नेक्स्ट, अब ये तो हो गई डाइकोटिलिडन की बात। अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलिडन या एक बीज पत्री की बात। तो एक बीज पत्री क्या है, एक बीज पत्री प्रायः भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन उनमें से एक कुछ अभ्रूणपोषी भी होते हैं, नहीं कुछ एम्ब्रियोनिक होते हैं, कुछ एम्ब्रियोनिक नहीं होते हैं। जैसे कि ऑर्किड, अनाज के बीजों जैसे मक्का में कोई दो कॉटिलिडन नहीं होते हैं, दो हिस्से नहीं बढ़ते हैं। बीजावरण होता है, कैसा होता है, झिल्लीदार होता है तथा फल भित्ति से संगलित होता है। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म की बात करें तो स्थूलीय होता है, यानी
जमीन से जुड़ा हुआ होता है और भोजन का संग्रह करता है। एंडोस्पर्म की बाहरी भित्ति एम्ब्रियो से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्यूरॉन लेयर कहा जाता है। जो प्रोटीनिक लेयर होती है उसे हम एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। तो एम्ब्रियो आकार में कैसा होता है, छोटा होता है और यह एंडोस्पर्म के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा तथा ढालाकार लीनन पाया जाता है, जिसे हम स्केलेटम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है या एक्सिस होती है, जिसे हम प्रांकुर या मूलांकुर कहते हैं। इस तरह से जो डायग्राम में आपको दिखाई, ये प्रांकुर, इसमें छोटा सा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो प्रांकुर कहलाता है। उसकी कवरिंग है प्रांकुर चोल यानी कवरिंग होती है। स्केलेटम और स्कूटेलम ये वाला पार्ट स्कूटेलम कहलाता है। और प्रांकुर तथा मूलांकर एक चादर से ढके रहते हैं, यानी एक कवरिंग होती है, पतली लेयर मेम्ब्रेनस लेयर पाई जाती है, जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल या तथा मूलांकुर चोल कहा जाता है। यानी जैसे कॉलरेजा कहते हैं और प्रांकुर चोल को क्या कहते हैं, प्रांकुर चोल को कॉलियोप्टाइल कहते हैं और मूलांकुर चोल को कॉलियोरिजा कहा जाता है। इसको कॉलियोटाइल और इसको कॉलियोरिजा कहा जाता है। नेक्स्ट जब हम बात करिए तो एक प्रारूपी पुष्पी पादप का क्या है, डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम जब आपको समझना है तो आप प्लांट टैक्सोनॉमी की क्लास डिटेल में देख सकते हैं। उसमें क्या आपको बिल्कुल फ्लावर के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए बहुत सारे लक्षण होते हैं, जिनको देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये पौधा कैसा है, किस तरह की पत्तियां इसमें पाई जाती है, किस तरह का फूल इसमें है, कैलिक्स है तो कितने हैं, जुड़े हुए हैं तो क्या कहलाते हैं और अलग अलग हैं तो क्या कहलाते हैं। तो इनको क्या पुष्पी सूत्रों को कुछ संकेतों द्वारा समझा जाता है। पुष्पी सूत्रों में सहपत्र को क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट कहते हैं, और कैलिक्स को के से डिनोट करते हैं, करोला को सी से डिनोट करते हैं, और परिदल पुंज को पी से डिनोट करते हैं, पुमंग एंड्रोशियम ए से, जायंग यानी गाइनोशियम को जी से, कैपिटल जी, और ओवरी को जब जी अधोवर्ती है यानी सुपीरियर है कि इंफीरियर है, किस तरह से मेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसको किस चिन्ह द्वारा डिनोट किया जाता है, और फीमेल फ्लावर है तो उसे किस तरह से, वो दोनों हैं तो किस तरह से इसको डिनोट करते हैं, किस तरह का इसमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, यानी किस तरह से पत्तियां या फिर फूल का अरेंजमेंट होता है। तो उन सबको हम टैक्सोनॉमी के द्वारा समझ सकते हैं बेहतर। जैसे कि सरसों का पौधा है, उसका हम जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें किस तरह का फूल है, किस तरह की पत्तियां हैं और किस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है। अब हम बात करते हैं फाबेसी फैमिली की। तो इस कुल को क्या कहते हैं, पेप्लियोनॉइडी भी कहा जाता है। यह लेग्यूमिनेसी कुल का उपकुल है। यह सारे विश्व में पाई जाती है। तो किसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या है कि यह वृक्ष, झाड़ी, शाख, मूल ग्रंथियां सहित होता है। स्टेम कैसा होता है, इरेक्ट होता है और क्रीपिंग होता है। इसका पत्तियां कैसी होती है, सिंपल होती हैं, कंपाउंडली पाई जाती है, पामेटली, अल्टरनेट इसमें अरेंजमेंट होता है। पर्णाधार है कि नहीं है, सेराविन्यास कौन सा है यानी वेनिशन कौन सा है, रेटिकुलेट वेनिशन इसमें पाया जाता है। कौन सा वेनिशन, रेटिकुलेट वेनिशन इसमें पाया जाता है। इसके बाद जब हम फ्लोरल कलेक्टर की बात करें, इसमें इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है, रेसिमोज होता है। उसमें फ्लावर जो कैलिक्स हैं, सेपल होते हैं, कितने सेपल यानी कैलिक्स को हम सेपल, इसकी यूनिट होती है 5 होते हैं, और गैमोसेपलस यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनको हम गैमोसेपलस कहते हैं, और अगर फ्री हैं तो उनको हम पॉलीसेपलस कहा जाता है। कौन सा इनमें एस्टिवेशन पाया जाता है कि बेलबेट है, एक दूसरे को सिर्फ छूते हैं। इम्ब्रिकेट है कि इसमें एक ढका हुआ है, एक बाहर की तरफ है। इस तरह से इसमें इसका जो फ्लोरल डायग्राम है, तो ये सेपल्स हैं, किस इनका अरेंजमेंट कौन सा है, इसमें बेलबेट एस्टिवेशन है क्योंकि ये सिर्फ एक दूसरे को छू रहे हैं। इसके बाद जब करोला की बात कर रहे हैं तो इसमें करोला कैसे है, तो फ्लावर, इसमें इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे थे, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, रेसिमोस। कौन सा, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है। इसके बाद जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर कैसा होता है, फूल
कैसा होता है, उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। और इसका फ्लावर कैसा होता है, एक ब्याज सममिति यानी जाइगोमॉर्फिक होता है, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होता है जहां से यह दो भागों में बढ़ता है। कैलिक्स कैसे होते हैं, कैलिक्स यानी बाह्यदल जो होते हैं कैसे हैं, 5 हैं, संयुक्त बाह्यदली होते हैं यानी गैमोसेफलस यानी जुड़े हुए होते हैं। और इसमें कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है, कोर स्पर्शी और कोर छादी यानी वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है। कॉरुला, कॉरुला कैसे, कौन कितने हैं संख्या में, 5 होते हैं और विमुक्त दली होते हैं यानी पॉलीपेटलस होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। पेप्लियोन से पश्च बड़ा तथा सबसे बाहरी अगले 2 पंख विंग तथा 2 अग्र तथा सबसे भीतर। कॉरुला, कॉरुला कितने होते हैं संख्या में, 5 होते हैं। विमुक्त दली यानी पॉलीपेटलस होते हैं। पेप्लियोनस पश्च बड़ा तथा सबसे बाहरी स्ट्रेट मानक होता है। कैसा होता है कि इसका जो पेटल्स है 5 होते हैं इसमें और पॉलीपेटलस होते हैं। और जो इसमें क्या होता है, पोस्टीरियर जो स्टैंडर्ड होता है, पोस्टीरियर पार्ट जो इसका है वो स्टैंडर्ड होता है और 2 लेटरल विंग्स इसमें पाई जाती हैं। 2 एंटीरियर वंस फॉर्म एक नील वैक्सिलरी एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है। किसमें, कॉरुला में। कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एंड्रोशियम की बात करें इसमें तो एंड्रोशियम कितने होते हैं, 10 पाए जाते हैं इसमें। स्टमन पुंकेश्वर इसमें 10 पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं, डाइडेनफस होते हैं यानी बाइकार्पलरी होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। पराकूस एंथर कैसे होते हैं, यानी एंथर डाइथिकस होते हैं, बाई चैम्बर्ड होते हैं। जायांग, अब इसमें हम अब बात करते हैं गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम क्या है, ओवरी एक अंडपई यानी मोनोकार्पलरी होती है तथा ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर होती है और अनेकों बीजांड सहित एक कोष्ठकीय वर्तिका पाई जाती है यानी नॉन क्या होता है, यूनिलॉक्युलर पाई जाती है। और इसमें यूनिलॉक्युलर होती है और उसमें ओब्यूल्स बहुत सारे पाए जाते हैं। स्टाइल स्टिग्मा सभी प्रेजेंट होता है। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है। इस कुल के सदस्य हैं जो अनेक प्रकार से, जैसे जब पेप्लियोन इसकी लेग्यूमिनेसी कुल का ये सब कुल है तो इसका क्या है, ये सब फैमिली है इसकी। तो इसमें जो चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली आदि सब इसमें आते हैं। इसका औषधि रूप भी है, इसमें मुलेठी भी इसी में आती है और इसमें कई सजावटी फूल भी इसी से लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली की जब हम बात करेंगे तो इस सोलिनेसी की भी यही ऐसा ही है। इसके कैरेक्टर्स भी किस टैक्सोनॉमिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं, किसके, सोलिनेसी के। तो सोलिनेसी में क्या है, तो सोलिनेसी भी जो फैमिली है बहुत बड़ा कुल माना जाता है। कॉमनली क्या होता है, ये इसे पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है, किसको, सोलिनेसी को। और ये काफी बड़ा इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के या कायक लक्षण क्या क्या है, इसका पौधा कैसा होता है, मोस्टली हर्बेशियस होता है और इसमें श्रबी भी होता है। रेयरली इसके स्मॉल ट्री पाए जाते हैं, रेयरली कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तना, इसका तना कैसा होता है, हर्बेशियस होता है और वुडी होता है, एरियल होता है, इरेक्ट होता है और सिलिंड्रिकल होता है। ब्रांच, सॉलिड, ये सब इसके स्टेम के कैरेक्टर हैं। इसके बाद हम लीव की बात करते हैं तो लीव कैसी होती है, अल्टरनेट फॉर्म में लीव इसकी पाई जाती है। सिंपल होती है और संयुक्त कंपाउंड लीव भी इसमें पाई जाती है। अनुपर्णी यानी स्टिपुलेटेड होती है और इसमें कौन सा वेनेशन होता है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इसमें इन्फ्लोरेसेंस एकल कक्षीय, ससीमाक्षी यानी सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है। फ्लावर कैसा होता है, इसका फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है और एक्टिनोमॉर्फिक होता है, यानी इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक यानी इसे किसी भी पॉइंट से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। इसका मेन कैरेक्टर है कैलिक्स। कितने कैलिक्स पाए जाते हैं, कैलिक्स की संख्या 5 सेपल होते हैं, यूनाइटेड होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि गैमोसेपलस होते हैं। परसिस्टेंट यानी झड़ते हैं और वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। वेलवेट एस्टिवेशन ही एक दूसरे को टच करते हुए सेपल्स लगे हुए रहते हैं।
और कोरुला, कोरुला यानी 5 पेटल्स पाए जाते हैं, यूनाइटेड होते हैं यानी गैमोसेप्लस होते हैं। और वेलवेट एस्टिवेशन इसमें भी पाया जाता है। एंड्रोशियम, इसमें 5 स्टेमन पाए जाते हैं। कितने स्टेमन होते हैं? 5 स्टेमन होते हैं। और इपीपेटलस होते हैं जो नीचे से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। गाइनोशियम की जब हम बात करें तो गाइनोशियम कैसा होता है? बाइकार्पलरी होता है यानी 2 अंडपी होता है। और क्या होता है? तिरछी ओवरी पाई जाती है, यानी ओवरी कैसी होती है? इसमें सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। और बाइलोक्यूलर होती है। प्लेसेंटेशन इसमें सॉलिड विद मैनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। फल कैसा होता है? बेरी, इसका फल का टाइप होता है बेरी और कैप्सूल, 2 तरह के फल इसमें पाए जाते हैं। बीज यानी सीड कैसा होता है? मैंडी एंडोस्पर्मिक होता है। इसका पुष्पी सूत्र जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि ये कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक है, बाई सेक्सुअल है, कैलिक्स है, 5 है, लेकिन कैसे हैं? जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड है। और कोरोला भी 5 है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड्रोशियम में स्टेमन 5 है जो कोरोला से नीचे से जुड़े हुए हैं। गाइनोशियम में सुपीरियर ओवरी पाई जाती है और इसमें बाइकार्पलरी होती है। इसकी फ्लोरल डायग्राम से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस कुल के अधिकांश सदस्य कैसे होते हैं? भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि टमाटर है, बैगन है, आलू है, मसाले, मिर्च, इस तरह के फलों में बीज पाए जाते हैं। बेलडोना, अश्वगंधा, धूमक, तमाकू। और इसका सजावटी पौधा भी एक होता है, कौन सा? पिटूनिया, जिसको हम सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ फैमिली ऐसी हैं जैसे कि लिलिएसी है। लिलिएसी को लिली कुल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिली कुल भी कहा जाता है। ये कैसा होता है? मोनोकॉटिलीडन होते हैं। इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ये सारे विश्व में पाए जाते हैं। लिलिएसी जो फैमिली है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसका पेरिनियल हर्ब होते हैं। कैसे होते हैं? पेरिनियल हर्ब यानी दीर्घकालिक शाक शहद होते हैं। भूमिगत सल्क कंद होते हैं, कॉर्म, प्रकंद, राइजोम, बल्ब, कॉर्म होते हैं। लीव्स कैसी होती हैं? इसकी अधिकांशतः लीव्स जो होती हैं पेरिनियल हर्बेसियस होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं। और इसमें अब फ्लोरल डायग्राम की जब हम बात करें तो फ्लोरल डायग्राम में क्या है? फूल सबसे पहले आता है। इन्फ्लोरेसेंस तो कैसा होता है? इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी साइमोज पाया जाता है इसमें इन्फ्लोरेसेंस। और अब इसकी जो फूल है वो कैसा होता है? एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कैसा होता है? एक्टिनोमॉर्फिक होता है और बाई द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल होता है। अब इसके पुंज और पुंज जब बात कर रहे हैं हम इसके, तो इसका जो कैलिक्स और कोरोला है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, इस स्टेज को हम पेरियंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियंथ। जब कैलिक्स और कोरोला आपस में कनेक्टेड रहते हैं या जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम पेरियंथ कहते हैं। पुमंग, पुमंग यानी एंड्रोशियम की बात करें तो इसमें कितने स्टेमन पाए जाते हैं? इसमें जब एंड्रोशियम का इसमें 6 स्टेमन है। कैसे है? 3+3 की स्टेज में पाए जाते हैं। और इपीपेटलस होते हैं, यानी किससे जुड़े होते हैं? इपीटेप्लस, सॉरी पेटलस नहीं, टेप्लस। क्यों टेप्लस? इसलिए मैंने बताया था आपको कि कैलिक्स और करोला जब जुड़े हुए होते हैं तो इसकी यूनिट वाली जो फॉर्म होती है उसको हम टेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपल। जब पेटल और सेपल का कनेक्शन होता है तो इसको हम टेपल कहते हैं। तो कैसे होते हैं स्टेमन? इपीटेप्लस होते हैं। और अब गाइनोशियम की बात करें तो ट्राइकार्पलरी होती है, सिनकार्पस होती है, ओवरी सुपीरियर पाई जाती है, इसमें ट्राइलोक्युलर होती है। अब फ्रूट्स, फ्रूट्स कहता होता है? फ्रूट्स होता है कैप्सूल और रेयरली इसमें बेरी पाया जाता है। और सीड एंडोस्पर्मस होता है, एंडोस्पर्मस होता है। फ्लोरल डायग्राम इसका ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। पेरियंथ स्टेज इसमें पाई जाती है। एंडोसन 3+3 की स्टेज में पाए जाते हैं। और गाइनोशियम, यहाँ जी होना चाहिए, तो गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम कितने होते हैं? इसमें 3 ट्राइलोक्युलर ओवरी पाए जाते हैं, यहाँ जी होना चाहिए। तो इसका भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इस कुल के अधिकांश पौधे किसमें यूज होते हैं? सजावट के लिए। ट्यूलिप है, ग्लैरियोसा है, औषधि के रूप में भी किए जाते हैं, जैसे एलो, सब्जी के रूप में, एस्पेरगस तथा कॉल्चिनस
लेकिन ज़्यादातर इस तरह लिलिएसी जो फैमिली है इसको ऑर्नामेंटल फैमिली भी कहा जा सकता है। हम सब ने देखा कि पौधे के कई भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, सभी एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है, सबके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और कई तरीके से सबका अलग अलग अरेंजमेंट होता है। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।